ओके गाइज, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि एक हमारे पास प्लेन है जो कि इंक्लाइंड है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो कि यूनिफॉर्म है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस में, राइट। तो हमें वही फ्लक्स निकालना है थ्रू दैट गिवन प्लेन, फ्लैट प्लेन। अब इसमें अगेन वही चैलेंज है बच्चों कि एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। बस इस केस में थोड़ा विजुलाइज करना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो मैंने क्या किया है कि मैंने एक क्यूब बना दिया, राइट, सो दैट कि आसानी से हमारा ये वो निकल जाएगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट से हमें समझ आ रहा है कि ये कहीं ना कहीं किसी क्यूब के ही कोऑर्डिनेट्स इन्होंने लिए हैं। तो मैंने एक क्यूब बना दिया जिसकी एज लेंथ है ए, और हमारा जो प्लेन है वो इन पॉइंट से होकर जा रहा है 0,0 है ना, 0,A,0, ठीक है, और फिर A, ये देखिए A, है ना, इस तरफ भी है, इस तरफ भी है और ऊपर भी है, तो ये A, हो गया, ठीक है। गुड। अब नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है जिससे प्लेन हमारा जा रहा है वो है A, 0, A, ठीक है। X के लॉन्ग A, Y के लॉन्ग नहीं जाना है, हाँ, इस प्लेन में रहना है, ठीक है, और Z के लॉन्ग A, ठीक है। तो अगर मैं इन 4 पॉइंट्स को ज्वाइन करूं तो ये हमारा इस तरह का एक प्लेन बनेगा, ये और ये, जो कि क्वेश्चन में गिवन है ना, कि ये हमारा प्लेन है, ठीक है। अगर मैं इनको शेड कर दूं तो ये हमारा जो गिवन क्वेश्चन में इंक्लाइन प्लेन है वो ये है। और इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। अब हमें एरिया वेक्टर, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा बच्चों? अगर कोई भी एक पोर्शन कट कर लें इसका, या एक पैच चूज़ कर लें इसके ऊपर, तो इससे 90 डिग्री पे हमारा क्या होगा? एरिया वेक्टर होगा, राइट। अब ये हमारा एरिया वेक्टर है। अब एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर निकालना है, ठीक है। इसका एक बेस्ट तरीका क्या होगा बच्चों? अगर हम इस चीज़ को वाई एक्सिस के अलॉन्ग देखें, मतलब अगर हम लोग यहाँ से देखेंगे तो इसमें एंगल फाइंड करना बड़ा आसान हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ, इसकी नेमिंग करता हूँ, से ये ए है, ये बी है, ठीक है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से देखूँगा तो ये जो लाइन है बच्चों, ये वर्टिकल लाइन है ना, ये जो साइड है मुझे वर्टिकल दिखेगा, ये सुनो, दिखेगा ना, ये हमें वर्टिकल दिखेगा क्योंकि जिस एक्सिस से देख रहा हूँ उस पर ये 90 डिग्री से। और ये एक्सिस, ये जो साइड है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, राइट। तो ये हमारे किस में हुआ? लेफ्ट में। अगर मैं यहाँ से देखूँगा तो लेफ्ट डायरेक्शन में कौन सा होगा? लेफ्ट साइड में हमारा एक्स एक्सिस होगा। तो मैं जब यहाँ से विजुलाइज करता हूँ, यहाँ से इसे देखता हूँ, तो मुझे क्या समझ आएगा? ए पॉइंट यहाँ, और ये मान लीजिए डी, इसे ई नेम कर देता हूँ, नहीं चलिए ठीक है, ई हमने नेम कर दिया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? वर्टिकल लाइन ए ई। बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है ना, जस्ट लेटर यूज़ करा मैंने इसको इनके कोऑर्डिनेट्स को दिखाने के लिए, ठीक है। दिस इज़ ए ई, और हमारे लेफ्ट में होगा एक्स एक्सिस, ठीक है, और बी पॉइंट होगा जो इस लाइन से, है ना, इंक्लिनेशन पे होगा इस तरफ। अब हमें ये देखना है कि इसके साथ ये जो हमारा प्लेन है यूँ जा रहा है ना, ए बी। अब ए के जस्ट पीछे कौन सा पॉइंट है बच्चों? अगर मैं यहाँ से देखूंगा तो ये जो पॉइंट डी है ये ओवरलैप हो जाएगा, है ना, ए से। तो ए के बिल्कुल पीछे हमारा क्या है? डी पॉइंट है, क्लियर है। और बी के जस्ट पीछे हमारा ये सी पॉइंट है, ठीक है ना। जब मैं यहाँ से देखूंगा तो बी सी, तो सी के बिल्कुल ऊपर हमें बी दिखाई देगा। अब ये जो एरिया वेक्टर है बच्चों, एरिया वेक्टर वो इस प्लेन, ये हमारा क्या है? अगर ये इस तरह का प्लेन है बच्चों, इस तरह से प्लेन है, और मैं इसको साइड से देख रहा हूँ तो मुझे अब ऐसे दिखेगा, ठीक है ना। ये हमारा ये प्लेन है और इसका एरिया वेक्टर मुझे ऐसे दिखाना है, ठीक है, इसका एरिया वेक्टर मुझे ऐसे दिखाना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? एरिया वेक्टर। मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ, ये हमारा एरिया वेक्टर है। और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर किधर है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है
इस डायरेक्शन में along x एक्सिस। तो एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या होगा, दिस एंगल, ठीक है, ये एंगल होगा हमारा क्या, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ओके, अब इसके लिए क्या करना होगा, अगर मुझे ये एंगल मिल जाए, चलिए ये मान लेते हैं हमारा थीटा है रिक्वायर्ड एंगल, ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो गया थीटा, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये प्लेन के परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री, तो ये एंगल क्या होगा बच्चों 90 माइनस थीटा, और ये क्या होगा फिर, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है 90 माइनस थीटा, तो ये हमारा थीटा हो जाएगा, ये सुनो, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, हमें बस ये थीटा ये वाला एंगल मिल जाए तो हमारा वही एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर होगा। अब देखो बच्चों यहाँ पे बहुत क्लियर है, देखिए ये एंगल, दिस एंगल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ये थीटा, और ये एंगल ये भी थीटा, सेम इसी एंगल की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना। अब ये और ये सेम होगा, ये एंगल सेम होगा, क्यों, ये देखिए ये दो पैरेलल लाइंस हैं और ये उनको दोनों पैरेलल लाइंस को कट कर रही है, तो अल्टरनेट एंगल से ये सेम हो गया। नाउ ये हो गया, तो अगर ये एंगल हमें मिल गया तो समझो हमारा काम हो गया, ठीक है। अब इस ट्रायंगल के अंदर देखिए ये 90 डिग्री है, ठीक है ना, दो एजेस क्यूब के 90 डिग्री पे होते हैं, है ना, क्लियर। अब ये 90 डिग्री पे है, ठीक है, और ये साइड ए लेंथ का है, इसके एज लेंथ है ए, और ये क्या है बच्चों, ये भी ए है, इसका भी साइड लेंथ क्या है ए, तो क्योंकि क्यूब है तो सारे एजेस सेम होंगे ए एंड ए। अगर मैं इसका tan थीटा लूँ, ठीक है ना, अगर मैं इस एंगल का tan थीटा लूँ तो क्या होगा, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, है ना, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस, ठीक है ना। तो tan थीटा जो कि एज लेंथ है ए, और परपेंडिकुलर वो भी क्या है, जो सॉरी बेस है वो भी क्या है, एज लेंथ है ए, तो a बाई ए 1, इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या होगी 45 डिग्री, ठीक है। ये विजुलाइज करके भी आप समझ सकते हो, ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि आपको आसानी से चीज़ समझ आ जाए, नहीं तो देखने वाले को आराम से समझ आता है कि अगर एक क्यूब है तो एक स्क्वायर होगा, है ना, और स्क्वायर का डायगोनल कितने एंगल पे होता है 45 डिग्री एंगल पे, ठीक है ना। तो थीटा क्या है 45 डिग्री एंगल हो गया, तो ये थीटा भी क्या हो गया, जो हमें कॉस थीटा के साथ लिखना होता है थीटा, ये भी 45 डिग्री एंगल हो गया। तो हमारा जो कॉस थीटा है उसकी वैल्यू आ गई 1/√2। अब फ्लक्स के लिए क्या करेंगे बच्चों, फ्लक्स के लिए क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे E0 है, एरिया, अब देखो बच्चों यहाँ पे एरिया भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, थोड़ा एरिया फाइंड करने में ध्यान रखना पड़ेगा। अब बच्चों देखिए ये जो शेडेड पोर्शन है या जिसके थ्रू फ्लक्स निकालना है उसका हमें कंप्लीट एरिया लेना होता है। अब ये जो कंप्लीट एरिया, ऐसे देखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे ये स्क्वायर है, बहुत जल्दी में बच्चे क्या करते हैं एग्जामिनेशन हॉल में ये ए स्क्वायर लिख देते हैं, बट ये ए स्क्वायर नहीं है बच्चों। देखिए ये एक रेक्टेंगल है, स्क्वायर नहीं है। अगर आप जरा दैन से देखो कैसे, आप देखो डी और ए, ये जो ए डी है हमारा, ये क्या है क्यूब का एज लेंथ है, दैट इज ए, तो हमारा ये हो गया सपोज करिए ए डी, ठीक है, इसकी एज लेंथ है ए, और ये ए बी क्या है बच्चों, फेस डायगोनल है, इस फेस का डायगोनल है जो कि √2 टाइम्स ए होगा ना, जैसे ये ए है, ये ए है ना, इसकी भी एज लेंथ क्या है ए, तो एज लेंथ ए और ये 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस से क्या हो जाएगा बच्चों, ये √2a हो जाएगा हाइपोटेनस, तो ये हमारा हो गया √2a। अब इसके सामने ये पैरेलल है ना, ये भी √2a और ये अगेन ए, तो हमारे पास ये जो प्लेन है जिसके थ्रू फ्लक्स निकालना है वो एक रेक्टेंगल है, ठीक है ना, और इसका एरिया हो जाएगा, एरिया इक्वल टू एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज a इंटू √2a, दैट इज √2a स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा एरिया वेक्टर होगा, एरिया का मैग्नीट्यूड होगा। ये हमारा फ्लक्स निकालना है मुझे, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैंने लिख दिया मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E0, एरिया √2a स्क्वायर एंड cos 45 डिग्री की वैल्यू, cos 45 डिग्री लिख देता हूँ, जिसकी वैल्यू 1/√2a स्क्वायर एंड E0, ठीक है। √2 कैंसिल हो गया,
ई नॉट ए स्क्वायर क्या हो गया हमारे बच्चों, फ्लक्स। तो ई नॉट इंटू ए स्क्वायर हमारा फ्लक्स हो गया। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सो गाइज दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एक क्लोज 3D ऑब्जेक्ट है जो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस्ड है और हमसे पूछा गया है फाइंड फ्लक्स थ्रू स्पेसिफिक सर्फेसेस। राइट, इसमें 1 2 3 सर्फेसेस मार्क्ड हैं, इनके थ्रू हमें फ्लक्स निकालना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर हम लोग उस स्पेसिफिक सरफेस पे बात करें तो ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन जो हमने पहले किया उससे कोई अलग नहीं है। राइट, अगर हम 1 by 1 सरफेस बाय सरफेस क्वेश्चन करें तो बाकी क्वेश्चन की तरह ही है। ठीक है ना, तो इसके अंदर स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास ये जैसा कि डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक 3D ऑब्जेक्ट है प्लैंक टाइप, है ना। इसके अंदर ये इस तरह का है और ये इंक्लाइंड प्लेन है। ठीक है, ओके। सो इसमें हमें निकालना है, सपोज सबसे पहले इस सरफेस के थ्रू निकालना है। ठीक है, इसका नेम करा हुआ है सरफेस 1। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बच्चों यहां से क्या है, बिल्कुल इस पे 90 डिग्री पे हिट कर रहा है ना, 90 डिग्री पे हिट कर रहा है। तो सबसे पहले इसका फ्लक्स निकालते हैं। अब डायमेंशंस आर गिवन। ठीक है ना, इसमें ये 4 यूनिट का है ना। अगर मैं इसको नेम कर दूं, है ना, स्मॉल a b c d e f, जो पोर्शन हमें दिखाई दे रहा है उसके मैंने नेमिंग कर दी। ठीक है, अब क्या करेंगे कि सबसे पहले फ्लक्स थ्रू सरफेस एरिया 1, है ना, जो ये 1 मार्क्ड है उसे हमें फ्लक्स निकालना है। तो हमें क्या चाहिए, एरिया, कंप्लीट एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गिवन है 200 न्यूटन पर कूलम, है ना, 200 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गिवन है। ठीक है, ओके। तो बच्चों ये 4 यूनिट है, ये भी गिवन है, ये हाइट भी गिवन है 2 यूनिट्स। ठीक है, ये है 3 यूनिट्स। ठीक है, तो ये भी क्या होगा 3 यूनिट्स। अब ये पार्ट हमारा जो है A F D E, ये हमारा एक रेक्टेंगल है। ठीक है ना, बहुत क्लियर है, क्लियरली दिख रहे हैं, ये एक रेक्टेंगल है। राइट, तो इसका एरिया क्या हो गया बच्चों, इसका एरिया हो गया 3 into 2, है ना, 3 into 2, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इसका एरिया हो गया। तो हमने ये एरिया वाला पार्ट यहाँ लिख दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैं इसे नीचे लिख देता हूँ स्पेस। तो फ्लक्स इक्वल टू एरिया, एरिया इज 3 into 2 6। ये फ्लक्स थ्रू फेस 1 लिख रहा हूँ तो उसको 5 से डिनोट कर रहा हूँ। तो ये हमारा हो गया एरिया वाला पार्ट। ठीक है, इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट इज 200 न्यूटन पर कूलम। नाउ एरिया वेक्टर बच्चों, क्लोज सरफेस में यहाँ पे एरिया वेक्टर दिखाया नहीं गया है, डिनोटेड नहीं है, बट जब भी कोई क्लोज सरफेस होता है बच्चों तो एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। ठीक है ना, तो किसी भी प्लेन में, जैसे ये क्लोज 3D ऑब्जेक्ट है तो ये क्लोज है, तो इसके अंदर एरिया वेक्टर किसी भी सरफेस का, किसी भी प्लेन का एक ही होता है, वो है आउटवर्ड डायरेक्शन। तो इसका आउटवर्ड डायरेक्शन क्या है बच्चों, ये। ठीक है ना, मतलब जस्ट अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो यहाँ पे एरिया वेक्टर हमारा ये हो गया। ठीक है ना, ये डायरेक्शन हो गया। तो अब बच्चों बताओ कि यहाँ पे जो थीटा है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E एंड एरिया वेक्टर A, दोनों के बीच का जो एंगल है वो क्या है 180 डिग्री। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये तो हो गया A, ये हो गया E, कॉस ऑफ थीटा के बजाय हम लोग कॉस थीटा के जगह पे जो थीटा है वो हम क्या लेंगे 180 डिग्री। ठीक है, और 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बच्चों, -1। कॉस 180 डिग्री इज -1। तो हमारा जो फ्लक्स आ रहा है 6 2 12, 100 इंटू -1, दैट इज -1200 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सो गाइस, हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर निकल आया। नाउ का नेक्स्ट पार्ट है फाइंड फ्लक्स थ्रू सेकेंड प्लेन। ठीक है, तो हमारा सेकेंड प्लेन है ये,
है ना, जो कि एक ट्रायंगुलर है, राइट। तो इसके अंदर हमें कुछ नहीं करना, एक बार अगर एंगल पता लग गया तो हमारा आंसर बड़ी ईजिली निकल आएगा। तो सबसे पहले एरिया निकालने से पहले एंगल निकाल लेते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, इसमें एरिया वेक्टर क्लियरली इस तरफ होगा, है ना, इस डायरेक्शन में, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, और ये प्लेन बोर्ड के प्लेन के पैरेलल है, ठीक है ना। तो जो बोर्ड का प्लेन है उसी प्लेन में है। तो मैं बोर्ड पे अगर ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, ये एक एरो ऐसे लगाऊंगा बाहर की तरफ, तो यही इसका भी होगा, है ना, एरिया वेक्टर डायरेक्शन ये हुआ। नाउ अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है अलोंग दिस एज, है ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है और ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है। तो आप देखो दोनों के बीच में एंगल क्या बन रहा है, ये 90 डिग्री, है ना। इस लाइन के ऊपर ये मार्कर क्या है, परपेंडिकुलर है, इसका मतलब है 90 डिग्री एंगल है। तो इसमें एरिया भी फाइंड करने की जरूरत नहीं है, सीधा फ्लक्स थ्रू सेकेंड प्लेन इज वट एवर एरिया बी, वो आप ऐसे लिख दो, एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू कॉस ऑफ 90 डिग्री। सिंस ये 0 होगा तो मैटर नहीं करता कि ये मैग्नीट्यूड्स कितने हैं एरिया एंड इंटेंसिटी के, तो फाइनली इसका आंसर क्या होगा, 0। देयर इज नो फ्लक्स थ्रू फेस 2, उसके पैरेलल निकल जाएंगे। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ना, वो इसके पैरेलल निकल जाएंगे, इसको पेनिट्रेट नहीं करेंगे, इसको पंच नहीं करेंगे, इसलिए फ्लक्स का तो सवाल ही नहीं है, राइट। ओके, नाउ विल डू नेक्स्ट पार्ट, जिसका थर्ड पार्ट है कि फाइंड फ्लक्स थ्रू थर्ड फेस, इस फेस के थ्रू निकालना है, ठीक है। तो अगेन वही एरिया हमारा इसके अंदर सबसे बड़ा चैलेंज होता है, तो एंगल निकालते हैं। तो इस केस में बच्चों, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इसको इस तरह से पेनिट्रेट करके जाएंगे, है ना, ये, और इसका जो एरिया वेक्टर होगा कुछ इस तरफ होगा, है ना, ये हमारा एरिया वेक्टर होगा, ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें ये एंगल चाहिए होगा, ठीक है। इस एंगल को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इसको ऐसे थोड़ा विजुलाइज करूं इस तरफ से, इस एंगल से, तो मुझे ये जो फेस है इसका, थर्ड फेस या थर्ड सरफेस, वो मुझे कुछ इस तरह से दिखेगा, है ना। ये हो गया बी, और बी के जस्ट पीछे होगा सी, मतलब बी इसको क्या करेगा, कवर कर लेगा, ठीक है ना, तो ओवरलैप हो जाएगा ये। तो बी एंड देन ये पॉइंट ई, तो ये हमारा जो प्लेन होगा वो इस तरह से होगा, जैसे ये हमारा ये इस तरह से प्लेन है ना, यहाँ पे ऐसे दिखेगा, ठीक है। और ये इसका एरिया वेक्टर होगा, ये हमारा एरिया वेक्टर हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से जा रही हैं, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टली जा रही थी, ठीक है। तो यूं होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एंगल दे रखा है बच्चों 30 डिग्री क्वेश्चन में, ठीक है ना, आप डायग्राम देख रहे हो 30, वैसे भी 30 डिग्री कैलकुलेट हो सकता है, ये 2 है ये 4 है ना। साइन 30 मतलब साइन थीटा इक्वल टू 2/4, दैट इज 1/2, और साइन थीटा 1/2 किसके लिए होता है, 30 डिग्री के लिए, ठीक है। तो ये एंगल हमारा हो गया 30 डिग्री। बट हमें चाहिए क्या, अगर ये 30 डिग्री है तो ये हमारा एंगल 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और हमें चाहिए ये एंगल, ठीक है, और ये पूरा का पूरा प्लेन के साथ 90 डिग्री बना रहा है, और ये 30 है, तो ये कितना एंगल हमारे पास रह गया, 60 डिग्री। तो ये एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा वो 60 डिग्री होगा। तो इसलिए फ्लक्स थ्रू थर्ड सरफेस विल बी एरिया ऑफ द थर्ड फेस। तो ये एक रेक्टेंगल ही होगा, है ना, ये एक रेक्टेंगल है, 4 यूनिट इसका लेंथ है और 3 यूनिट इसका ब्रेड्थ है। तो 4 × 3 एरिया, 4 × 3 ये हमारा एरिया हो गया, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 200 न्यूटन पर कूलम गिवन है, एंड कॉस ऑफ एंगल की जगह कॉस ऑफ 60 डिग्री लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया एरिया, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, ये पार्ट हमारा कॉस ऑफ थीटा हो गया। तो अल्टीमेटली 12 200 × हाफ, राइट। तो 2 कैंसिल कर दिया, 100, दिस इज 1200 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, दिस द फ्लक्स थ्रू थर्ड सरफेस। तो इस तरह से हमने फ्लक्स थ्रू फेस 1, फेस 2 एंड फेस 3 कैलकुलेट कर लिया। अब इसमें बच्चों देखो, जो
हमारे पास इसमें अगर कोई ऐसे पूछे, इस क्वेश्चन का थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूँ मैं, अगर कोई पूछे कि हाउ मेनी सर्फेसेज आर देयर थ्रू विच देर इज नो फ्लक्स, या देर इज नो फ्लक्स लिंक्ड विद सर्फेसेस, नंबर ऑफ सर्फेसेस। तो बच्चों देखिए, ये जो ट्रायंगुलर शेप में ये हमारा जो फेस है, इसके थ्रू तो हमने कैलकुलेट कर लिया था 5 to 0। बिल्कुल सिमिलर और इसी के पैरेलल इसके पीछे अपोजिट में एक फेस होगा, ठीक है ना, उसके थ्रू भी क्या होगा, उस प्लेन के थ्रू भी हमारा फ्लक्स 0 होगा। और इस तरह से हमारे दो हो गए, ये और इसके बैक साइड, ठीक है ना। नेक्स्ट जो हमारा बेस होगा बच्चों, ये जो बेस है ना, ये बेस जो होगा ये भी क्या होगा, बेस हमारा यूं होगा और फील्ड लाइन से ऐसे पास कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, प्लेन के पैरेलल गई। यानी कि अगर प्लेन का, अगर मैं एरिया वेक्टर ये ले लूं, ठीक है, ये प्लेन है, ये एरिया वेक्टर है और मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूं जा रहा है, ठीक है, तो इनके बीच में एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। तो ये जो बेस प्लेन है ना, इसके थ्रू भी क्या होगा, फ्लक्स 0। इस तरह से अगर आपसे किसी ने पूछा कि फाइंड टोटल फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस, तो क्या होगा, आप चाहो तो हर इंडिविजुअल फेस से फ्लक्स निकालो और उनको ऐड कर दो। तो यहां पे अगर हम ऐड करें तो 3 तो 0 हो गए, बचा कौन सा, एक हमारा फ्लक्स 2, फ्लक्स थ्रू सेकेंड सरफेस एंड फ्लक्स थ्रू थर्ड सरफेस। बस इन दोनों का सम हमारा आंसर होगा, फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज्ड 3D ऑब्जेक्ट, राइट। सो गाइज, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा।